नमस्कार। तो आज के सेशन में हम टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे सॉल्व करेंगे दृष्टि द विज़न की, ठीक है, जो कि सिविल सेवा यानी यूपीएससी के लिए है, जो कि प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, 2021 के लिए। तो इस बार जो 10 अक्टूबर को हमारा यहाँ पे होना है 2021 का, तो पेपर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार की गई है। हालांकि हमारे पास 2020 की भी थी और डेफिनेटली उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक साल आपने पता ही होगा कि y-1 यानी अर्थात एक साल पहले का जो क्वेश्चंस होते हैं उसी पैटर्न पे जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे बताते हैं मिनिमम आप 2 साल का पढ़ के जाइए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2020 का भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं और साथ ही साथ में जो 2019 और 20 का जो करंट अफेयर्स है उसको भी वहाँ पे शामिल किया गया है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम 2021 का सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 18 जो हैं टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो या फिर वीडियो आपको बीच बीच में थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगे, बट आपको डेफिनेटली अगर आप सीरियस हैं इसके बारे में तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लगातार इसको देखिए सेशन को। जहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है आप उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, जो भी कमी रह सकती है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता भी सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेशन है। लगातार इसी तरीके से हमारे सेशन आते रहेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे और या फिर जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो आप इसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। टेस्ट सीरीज़ क्या होता है, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि हम एग्ज़ाम से पहले अगर हम अपनी एक प्रिपरेशन तैयार कर लें कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है और प्रश्नों का जवाब किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक हमारा एक वे में हम तैयारी करेंगे, तो एक वे में तैयारी करने पे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, हम इतने समय में इतने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक तरीके से कहा जाए कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। हर टीचर, हर टॉपर्स आपको ये रिकमेंड करता है, पहली चीज़। अब देखिए, जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को ना कहा जाए, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि तब तक ना खोलिए। बाकी इस तरीके से आपको यहाँ पे दी जाती है। 200 नंबर का होता है, ठीक है। बाकी 2021 के लिए है स्पेशली। अगर आपकी रिकमेंड आती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 2020 का भी यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, 2 घंटे यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। हम यहाँ पे प्रश्नों के साथ साथ सॉल्व करेंगे ही, और इसके बाद वहाँ पर उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की जो जानकारी दी गई है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर आप स्पीड को यहाँ पे बढ़ाना चाहें तो आपके सेटिंग से ही 3 डॉट ऊपर दिया रहता है, तो आप इसको स्पीड को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि स्पीड जो है नॉर्मल ही रहे और जो भी क्वेश्चन है बड़े आसानी के साथ में हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे केवल यहाँ पे दिया गया है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। दूसरा, पड़ोसी देश के साथ सीमा विवादों यदि इनमें भारतीय क्षेत्रों की समाप्ति शामिल नहीं है को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कथन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। देखिए, क्या होता है कि कई बार मैं बीच बीच में समझाता भी रहूँगा, ठीक है। क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश का आंसर जो है वो ज़्यादा प्रीफर कीजिए, ठीक है। अगर आपकी बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं तो एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, फिर एक बार हिंदी में देखिए। तो वो चीज़ें कई बार क्या होता है कि भाषाएँ जो यहाँ पे क्लिष्ट शब्दों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, जो कि कई बार हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे अगर केवल दिया गया है, यदि दिया गया है, तो इन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पे आपको विशेष फोकस देना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी होती है, ये सभी बताते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। पहले प्रश्न का हमारा व्याख्या खंड है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2 संसद को भारत संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करने अथवा स्थापित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। पहला, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश करने की शक्ति, ठीक है, ये संघ सरकार को प्राप्त है, यानी किसी भी राज्य को भारत में प्रवेश कर सकता है। दूसरा, नए राज्य स्थापित करने की शक्ति भी संघ राज्य को है, ठीक है, संघ सरकार को है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा है 1 और 2 दोनों, ठीक है। इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर वास्तुकला से संबंधित 1000 स्तंभों वाला सभागार जो प्रायः समाचारों में रहता है का संबंध
मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरै से है। दूसरा, शिव और पार्वती के दिव्य विवाह को समर्पित चिथिरई महोत्सव बृहदेश्वर मंदिर तंजौर से संबंधित है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन सॉल्व देख लेते हैं। देखिए, पहले प्रश्न का हमने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया था कुछ सेगमेंट, जैसे हमने अनुच्छेद 2 ही देखा था। अनुच्छेद 3 में क्या है कि किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी भी क्षेत्र को राज्य के किसी भी हिस्से से जोड़कर एक नया राज्य बनाना। तीसरा, इसी के अंतर्गत दूसरा खंड दिया गया है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करना। ये भी संसद को प्राधिकृत अधिकार दिए गए हैं। किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना या फिर उसमें वृद्धि करना या फिर सीमाओं को बदलना और किसी भी राज्य का नाम बदलना, ये सब संसद को अधिकार 3 के अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 3 इस संबंध में 2 शर्तें रखता है। उपरोक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः कथन 1 सही है। दूसरा, विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधायिका को उसी का उल्लेख करना होगा। विशेष रूप से अनुच्छेद 2 उन नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तन से संबंधित है। इस तरीके से बेरुबारी का, जो कि यहाँ पे 1960 में हुआ था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने बेरुबारी यूनियन, जो कि पश्चिम बंगाल नामक एक क्षेत्र को पश्चिमी पाकिस्तान को सौंपने का फैसला किया, जिसमें राजनीतिक आंदोलन और विवाद पैदा हो गया और इस कारण राष्ट्रपति की संदर्भ की आवश्यकता हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी राज्य के क्षेत्र अनुच्छेद 3 के तहत को कम करने की संसद की शक्ति किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपे जाने को कवर नहीं करती है। ठीक है, आप किसी राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, लेकिन अपने देश के किसी भी राज्य को या फिर किसी भी खंड को दूसरे देश को नहीं दे सकते। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य के लिए उद्धृत किया जा सकता है। अर्थात अगर हमें भारत के किसी भी खंड या फिर किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपना है तो अनुच्छेद 368 में क्या करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा। परिणाम स्वरूप बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को अधिनियमित किया गया। दूसरी ओर 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत और दूसरे देशों के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपा जाना शामिल नहीं है, अतः कथन 2 भी सही है। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। एक बार आप यहाँ पे भूल भी गए होंगे, एक बार प्रश्न को वापस से देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंदिर वास्तुकला से संबंधित 1000 स्तंभों वाला सभागार है जो प्रायः समाचारों में रहता है, का संबंध मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरै से है। शिव और पार्वती के दिव्य विवाह को समर्पित चिथिरई महोत्सव बृहदेश्वर मंदिर तंजौर से संबंधित है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या के अंतर्गत देखा जाए तो मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में अवस्थित 1000 स्तंभ वाले सभागार के पुनर्निर्माण की 10 वर्षीय योजना का कार्यान्वयन अंततः शुरू हो गया है, अतः कथन 1 सही है। ठीक है, यानी जो मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है वो 1000 स्तंभ वाले सभागार से पुनर्निर्माण जो 10 वर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन किया गया है, ये इसका शुरू कर दिया गया है, जो कि न्यूज़ में था अभी, इसलिए यहाँ पे पूछे गए हैं सवाल। और इसे 1000 स्तंभ सभागार या अयरम काल मंडप, ठीक है, कहा जाता है। इस मंडप में कुल 985 स्तंभ है और इन स्तंभों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि किसी भी कोण से देखे जाने पर ये स्तंभ पंक्तियों में खड़े नजर आते हैं। वहीं अगर बात करें चिथिरई महोत्सव की, तो महोत्सव के दूसरे चरण में दिव्य विवाह समारोह में भाग लेने के लिए अलागार कोइल के देवता अजगर के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। देवता अजगर अपने राजसी स्वर्ण तख्त पर विराजमान होते हैं और भक्त उनके साथ नाचते गाते आगे बढ़ते हैं। वैगई नदी
में उनके प्रवेश और शहर के उनके पास के दर्शन के लिए लाखों लोग जमा होते हैं। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए पहली बार इस महोत्सव का आयोजन रद्द कर दिया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। इससे संबंधित चिथिरई महोत्सव पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं बात करें मदुरै मीनाक्षी मंदिर से संबंधित। देखिए, मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में वैंगई नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी अर्थात पार्वती का एक रूप और उनके पति देवता सुंदरेश्वर अर्थात शिव का एक रूप को समर्पित है। ठीक है, मदुरै मंदिर। यह मंदिर 2500 वर्ष प्राचीन मदुरै शहर की आत्मा और जीवन रेखा है। 2500 वर्ष पुरानी मदुरै शहर का निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पांड्य राजा कुलशेखर द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका स्वर्णकाल नायक राजाओं के समय आया जब कला, स्थापत्य और ज्ञान का व्यापक विस्तार हुआ। वहीं बात करें तो मदुरै के सबसे सुंदर भवन और इसकी पहचान मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नायक शासन के दौरान ही कराया गया था। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा केवल एक। मंदिर वास्तुकला संबंधित 1000 स्तंभों वाला सभागार जो प्रायः समाचारों में रहता है का स्तंभ मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरै से संबंधित है और शिव एवं पार्वती के दिव्य विवाह को समर्पित चिथिरई महोत्सव विहदेश्वर मंदिर तंजौर से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चा खाओ जो एक काले रंग की सुगंधित चावल की किस्म है, आमतौर पर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। रेशेदार भूसी के कारण चा खाओ को पकाने में लगभग 5 मिनट से भी कम का समय लगता है। इसके व्याख्या की बात की जाए, देखिए, मणिपुर के काले चावल चा खाओ ने भौगोलिक संकेत अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI प्राप्त किया है, GI टैग। चा खाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है और इसे आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान पकाया जाता है। इसे चा खाओ खीर के रूप में परोसा जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। चा खाओ का उपयोग पारंपरिक वैद्यों द्वारा पारंपरिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। दर्ज GI टैग आवेदन के अनुसार चावल के इस किस्म में रेशेदार फाइबर परत और उच्च कच्चे फाइबर सामग्री की उपस्थिति के कारण इसे पकाने में चावल के अन्य सभी किस्मों से अधिक लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है, जबकि उसमें हमने देखा कि 5 मिनट से भी कम समय लगता है, तो वो गलत है। ठीक है, इसे 40 से 45 मिनट का समय लगता है, इसलिए कथन 2 भी गलत है यहाँ पे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में मणिपुर के कुछ हिस्सों में चा खाओ की पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है और परंपरागत रूप से या तो बीजों को भिगोकर सीधे खेतों में बुआई की जाती है या चावल की सामान्य कृषि के समान धान के खेतों में नर्सरी में उगाए गए चावल के पौधे की रोपाई की जाती है। इस वजह से ना तो ऑप्शन 1 सही है ना तो ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा नंबर, कि चुंबकीय मंडल अर्थात मैग्नेटोस्फीयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय मंडल का निर्माण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ और पवन की अंतःक्रिया से होता है। पृथ्वी हमारे और सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां चुंबकीय मंडल मौजूद है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म IIG के शोधकर्ताओं ने एक आयामी द्रव्य सिमुलेशन कोड 1 डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड विकसित किया है जो निकट पृथ्वी प्लाज्मा वातावरण या फिर पृथ्वी के चुंबकीय मंडल या फिर मैग्नेटोस्फीयर से सशक्त विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के एक व्यापक वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है। ठीक है, ये किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है? ये किया गया है भूचुंबकत्व संस्थान जिसे हम IIG कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा एक आयामी द्रव्य सिमुलेशन कोड यहाँ पे विकसित किया गया है जिसका काम क्या है कि पृथ्वी के निकट वातावरण पर चुंबकीय मंडल या फिर मैग्नेटोस्फीयर सशक्त विद्युत क्षेत्र संरचनाओं का जो है स्पेक्ट्रम को यहाँ पे क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, यानी पृथ्वी के आसपास में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसी का अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, विकसित सिमुलेशन कोड में
विकसित सिमुलेशन कोड से भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर बात किया जाए तो पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र का निर्माण, देखिए पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा के जमाव का मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा के जमाव का जो मुख्य स्रोत क्या है, वो सूर्य है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाला प्लाज्मा और पवन अर्थात सोलर विंड के रूप में पृथ्वी की ओर गति करता है। प्लाज्मा ब्रह्मांड में समग्र रूप से पदार्थ की सबसे सामान्य अवस्था है, जहां आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गैस से बनी होती है। इस प्लाज्मा की गति 300 से 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है, जो अपने साथ और चुंबकीय क्षेत्र अर्थात सोलर मैग्नेटिक फील्ड भी लाता है। और इस और चुंबकीय क्षेत्र को अंतर्ग्रह चुंबकीय क्षेत्र या फिर इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में IMF की अंतःक्रिया की वजह से पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र का निर्माण होता है। अतः कथन एक सही है। ठीक है, यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका अंतःक्रिया की वजह से ही क्या होता है, चुंबकीय मंडल का निर्माण होता है। और चुंबकीय मंडल और ब्राह्मंडल कण विकिरण से हमारे ग्रह की रक्षा करता है। देखिए चुंबकीय मंडल एवं ब्रह्मांडीय कण विकिरण से हमारे अर्थात ग्रह की रक्षा करता है। साथ ही सौर पवन अर्थात सूर्य से लगातार प्रवाहित होने वाले आवेशित कण द्वारा वायुमंडल के क्षण के विरुद्ध आवरण बनाता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या काम करती है, ये दो काम करती है। एक तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, उनसे हमारी मदद करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे बताया गया कि जो सूर्य से लगातार जो आवेशित कण आ रहे हैं, आपको पता ही होगा कि आवेशित कण जिसमें कि अल्ट्रावायलेट रेज भी शामिल होती हैं, उनसे भी हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों में भी चुंबकीय मंडल पाए जाते हैं, लेकिन सभी शैलीय ग्रहों में पृथ्वी का चुंबकीय सबसे अधिक मजबूत है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ पृथ्वी पाया जाता है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के अलावा भी अन्य ग्रहों पर भी पाए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो यहाँ पे बात की जाए मजबूती की, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय मंडल है यहाँ पे सबसे मजबूत है। इस वजह से ऑप्शन दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों को 4 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, जबकि परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य देशों के मतों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आपको कथनों पर विचार करना है। देखिए व्याख्या खंड कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के गैर अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, ना कि 4 वर्ष। ठीक है, तो जो गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, वो उनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो कथन एक सही नहीं है, अर्थात एक गलत है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों जो कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड संघ और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे 5 सदस्य देश हैं। पहला चीन है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा रूस है, ठीक है, रूस संघ है, और चौथा जो है यूनाइटेड किंगडम यानी UK है, और 5वां जो है USA है। के साथ ही 10 गैर अस्थायी सदस्य भी शामिल होते हैं, जिनके लिए सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। यहाँ पे 5 सीट अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए, 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए और लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के लिए 2 सीट, जबकि पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट यहाँ पे इस तरीके से आवंटन किया गया है। परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य देशों के मतों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात कथन 2 सही है। भारत गैर अस्थायी सीट हेतु वर्ष 2021 और 22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में चुना गया है। वहीं नई दिल्ली की उम्मीदवारी को चीन और पाकिस्तान सहित एशिया प्रशांत समूह की 55 सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया था। महासभा में पड़े कुल 192 मतों में से भारत को 184 मत प्राप्त हुए हैं, और इसके पहले भारत को 1950 से 1951
1967 से 68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 91-92 और हाल ही में 2011-12 में परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्छ का रण अकेले ही भारत की कुल नमक आपूर्ति के 3/4 भाग का उत्पादन करता है। कच्छ के मैंग्रोव विश्व के एकमात्र इनलैंड मैंग्रोव होने के लिए जाने जाते हैं। आइए इसका व्याख्या खंड देख लेते हैं। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत 30 मई 2020 को द टेनेसिटी ऑफ सर्वाइवल इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ कच्छ, ठीक है, विषय पर 26वां वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में भारत के सबसे बड़े जिले कच्छ का इतिहास, संस्कृति, शिल्प, वस्त्र, विरासत को प्रदर्शित किया गया। सत्र में कच्छ के लोगों के कौशल पर भी चर्चा हुई, जिसे भारतीय सभ्यता की परिभाषित करने वाली निरंतर गतिशीलता की रिपोर्ट कार्ड भी कहा जा सकता है। वेबिनार में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा संदेश के साथ कच्छ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। कच्छ नमक के रेगिस्तान, घास के मैदान और मैंग्रोव की भूमि है। कच्छ का रण अकेले ही भारत की कुल नमक का आपूर्ति के 3/4 भाग का उत्पादन करता है, अर्थात कथन 1 सही है। कच्छ के मैंग्रोव विश्व के एकमात्र इनलैंड मैंग्रोव अर्थात होने के लिए जाने जाते हैं, अर्थात कथन 2 भी सही है। यहाँ ऊँट की खैरी नस्ल पाई जाती है, जिसमें सूखी जमीन के साथ साथ खारे पानी में भी जीवित रहने की विशेष क्षमता होती है। वे समुद्र के पानी में तैर भी सकती हैं और खारे पानी एवं पौधों में जीवित भी रह सकती हैं। वे रेगिस्तान के चरम जलवायु और पानी की उच्च लवणता के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं। प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण अजरख पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटर समुदाय की वर्चुअल यात्रा थी। अजरख वस्त्रों पर छपाई के सबसे पुराने तरीकों में से एक है और भारत में गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अभी भी प्रचलित है। इस शैली के वस्त्रों की हाथ से और दोनों तरफ से छपाई की जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसे प्रतिरोध की छपाई अर्थात रेसिस्ट प्रिंटिंग छपाई की एक विधि, जिसमें पैटर्न में निर्दिष्ट क्षेत्रों को डाई द्वारा पहुँचने से रोका जाता है कि एक श्रम साध्य और लंबी प्रक्रिया द्वारा पूरा किया जाता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग हैं? सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, बेरोजगारी या बीमारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और पोषण के स्तर में वृद्धि करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। व्याख्या बात करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समाजवादी सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करना अनुच्छेद 38 के तहत कहा गया है। जबकि सुरक्षित करना के बगैर सुरक्षित करना कौन कौन से अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, अनुच्छेद 1 अर्थात 1 सही हो गया कथन हमारा। जबकि दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि सामूहिक हित के लिए सामुदायिक के भौतिक संसाधनों का समान वितरण और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, यानी एक जगह नहीं एकत्रित हो पाए। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का यहाँ पे बात की गई है और कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के बलात् श्रम से संरक्षण की बात यहाँ बताया गया है। इसके साथ ही साथ बालकों को स्वास्थ्य और विकास के अवसर 39 अनुच्छेद 39 के तहत बात किया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए अगला तो समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A के तहत कहा गया है। काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता अनुच्छेद 41 के तहत बताया गया है कि मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना
अर्थात कथन 2 भी सही है। इसी तरीके से काम के न्याय संगत और मानवीय स्थितियों की प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करना अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कहा गया है। और सभी श्रमिकों के लिए जीविका वेतन एक शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करना अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कहा गया है। और उद्योगों को प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43A, अतः कथन तीसरा भी सही है। अगला देखा जाए तो पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अर्थात कथन चौथा भी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आइए बात करते हैं 8वां नंबर हमारा प्रश्न की। देखिए, राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवीज की छूट अर्थात ROS-CTL योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना उन राज्यों और केंद्रीय करों एवं लेवीज पर लक्षित है जो वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST के माध्यम से वापस नहीं किए जाते हैं। यह योजना केवल कपड़ा क्षेत्र के लिए लागू होता है। तो जहाँ पर कपड़ा होता है, केवल होता है, ठीक है, केवल वाले शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसे शब्द जो है कई बार अधिकतर जो है यहाँ पे चांसेस गलत होने के होते हैं। आइए बात करते हैं व्याख्या की। देखिए, राजस्व विभाग ने 664.13 करोड़ रुपए के लंबित राज्य लेवीज की छूट अर्थात रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज ROSL को जारी करने की मंजूरी दी है। वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के समर्थन के लिए राज्य और केंद्रीय एबेंडेंट करों की छूट योजना अर्थात स्कीम टू बी रिबेटेड स्टेट एंड सेंट्रल एम्बेंडेड टैक्सेस टू सपोर्ट द टेक्सटाइल सेक्टर को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य परिधान और मेडअप निर्यात पर लगे राज्यों लेवीज की प्रतिपूर्ति करना था, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवीज की छूट योजना का पेश की गई है। ठीक है, अर्थात जो कथन दूसरा है हमारा सही है। ROSL परिधानों और मेडअप उत्पादों पर 0 रेटेड कराधान प्रदान करने निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस योजना के निर्यातकों को अपना ट्रैफिक बढ़ाने, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि करने और शून्य कराधान का लाभ ले रहे श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। इससे उन व्यापारियों को भी लाभ हो रहा है जो परिधान क्षेत्र के लिए भारत के सबसे बड़े निर्यातक बाजारों यूरोपीय संघ को अपना माल भेजते हैं और जहां उन्हें 9.6% की टैरिफ भिन्नता का सामना करना पड़ता है। ROS-CTL को एम्बेडेड राज्य और केंद्रीय शुल्कों एवं करों के लिए प्रस्तुत किया गया है जो कि वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST के माध्यम से वापस नहीं किए जाते हैं। यह केवल वस्त्र और मेडअप उत्पादों के लिए उपलब्ध था और इसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, अतः कथन 1 भी हमारा सही हो जाता है। 10वां नंबर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में रहने वाला वैक्सीन बॉन्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा जारी किए जाते हैं। GISAID विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू किए जाने वाला विभिन्न देशों द्वारा जीनोम अनुक्रम साझा करने हेतु एक सार्वजनिक मंच है। चलिए बात करते हैं इसके व्याख्या की। देखिए, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन अर्थात GAVI ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस की पूंजी संरचना के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशंस अर्थात IFFIM को वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और यही दीर्घावधि डोनर्स प्लेजेस के नियमित पूंजी बाजारों में वैक्सीन बॉन्ड के नाम से जारी किया गया, अर्थात कथन 1 सही है। वहीं बात किया जाए तो GAVI अर्थात गावी को जब वित्त की सर्वाधिक आवश्यकता होती है तब IFFIM उसे उसकी सुविधा प्रदान करता है। वैक्सीन बॉन्ड ने निवेशकों में $6.1 बिलियन से अधिक की राशि जुटाई है, जिससे गावी कार्यक्रमों के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध है।
IFFIM की स्थापना वर्ष 2006 में इस परिकल्पना से की गई थी कि निजी निवेशकों और सरकारी दाता एक साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य पर वृहद और तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं बात किया जाए तो IFFIM दीर्घावधि डोनर्स प्लेजेस से तुरंत धन उपलब्ध कराकर टीके की आपूर्ति में तेजी लाता है। इस वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से, जिसे फ्रंट लोडिंग के रूप में जाना जाता है, IFFIM ने गावी को अधिकाधिक बच्चों के त्वरित टीकाकरण और टीकों की व्यापक उपलब्धता में मदद की है। वहीं वैक्सीन बॉन्ड गावी के टीकाकरण कार्यक्रमों और ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित अन्य पहलों के लिए, जिसमें अप्रत्याशित आपात स्थिति भी शामिल है, सुगम वित्त पोषित की उपलब्धता को गति प्रदान करते हैं और इससे अधिक त्वरित गति से अधिक जीवन रक्षा में मदद मिलती है। वैक्सीन बॉन्ड अधिक पूर्वानुमेय वित्त पोषण को भी अवसर देते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को टीकाकरण अभियानों की अग्रिम योजना तैयार करने में सहायता मिलती है। भारत ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑन इन्फ्लुएंजा डाटा अर्थात GISAID के साथ कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के 9 जीनोम अनुक्रमों को साझा किया है। वहीं बात किया जाए तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा अर्थात GISAID ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा GSAID विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO द्वारा विभिन्न देशों हेतु जीनोम संबंधी डेटा साझा करने के लिए वर्ष 2008 में शुरू किया गया एक सार्वजनिक मंच है, अर्थात कथन 2 सही है। डेटा एकत्रित डेटा में इन्फ्लुएंजा वायरस अनुक्रम, उनसे संबंधित नैदानिक और महामारी संबंधी डेटा, भौगोलिक और साथ ही प्रजाति विशेष डेटा भी शामिल है। इस सार्वजनिक मंच द्वारा एकत्रित डेटा शोधकर्ताओं को वायरस के विकास, उसके प्रचार और अंततः महामारी बनने की संभावना को समझने में मदद प्रदान करता है। यह GSAID डेटा का विश्लेषण करने के लिए अपने उपकरणों के एकीकरण या संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए डेवलपर्स की मदद करके इन्फ्लुएंजा डेटा के विश्लेषण के लिए अनुसंधान उपकरणों के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।